गुलाम दीन का बेटा शादी के बाद अपनी बीवी का ही हो गया और बाप को भूल गया। बाप बेटे से बात करने के लिए तरस जाता। बहुत ठंड में भी उनको आंगन में सोना पड़ता। एक दिन उन्होंने कंबल मांगा तो बेटे ने देने से मना कर दिया कि कंबल ख़राब हो जाएगा। फिर वह पड़ोस से कंबल मांग कर ले आए। अगले दिन कंबल देखकर बहू ने शौहर से कहा कि अब्बा ने पड़ोस से कंबल मांग कर हमारी बेइज्जती करवाई है। तो बेटे ने गुस्से में धक्के देकर बाप को घर से निकाल दिया। फिर बहू ने बेटे से कहा कि निकालने से पहले घर तो अपने नाम करवा लेते। बेटे ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ माँ के पैरों तले जन्नत होती है और बाप की खिदमत करने से जन्नत की चाबी मिलती है, और बिना चाबी मिले इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मौलाना साहब ने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के बाद माँ और बाप की अहमियत के बारे में बताया। गुलाम दीन भी उस वक्त 7-8 साल का था जब उसने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली। माँ की खिदमत के साथ साथ उसने अपने वालिद की भी कभी नाफरमानी ना की थी, क्योंकि बचपन में सुन रखी बात दिमाग और दिल पर एक गहरी छाप छोड़ गई थी। अगर वालिद की खिदमत नहीं की तो जन्नत की चाबी नहीं मिलेगी, और बिना चाबी के वो जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है। टिप टिप उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुलाम दीन टूटी चारपाई पर बैठा अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। उसका जिस्म सर्दी की वजह से कँपकपा रहा था, लेकिन ऊपर ओढ़ने के लिए कंबल ना था। जनवरी की सख्त सर्दी की रात थी और ठंडी हवा ने कांपने पर मजबूर कर दिया था। पूरा आंगन खुला हुआ था। चारों तरफ से ठंडी हवाएं जिस्म पर यूं लगती जैसे कि जिस्म को चीरती हुई अंदर दाखिल हो रही हों। टांगों की अकड़न बढ़ गई थी। दांत बुरी तरह से बज रहे थे। हाथ कँपकपा रहे थे। जिस्म भी पूरी तरह से हिल रहा था। कुछ बुखार की शिद्दत भी तेज़ हुई थी। हाय अल्लाह, बस यही अल्फाज गुलाम दीन की ज़ुबान से अदा हो रहे थे। आंखों के किनारों से मुस्तकिल आंसू बहकर पुराना सा तकिया भिगो रहे थे। नींद की शिद्दत से आंखें बंद थी और कुछ बुखार की वजह से, लेकिन पूरा जिस्म थर-थर काँप रहा था। तभी अचानक ज़ुबान से अब्बा जी का लफ्ज़ निकला था। गुलाम दीन ने आज तक अपने वालिद को कभी सिर्फ़ अब्बा या अब्बू नहीं कहा था, हमेशा जी का लफ्ज़ साथ इस्तेमाल करता था। उसे याद आने लगा कि बिना अपने वालिद के पाँव दबाए वो कभी सोया नहीं था। 7 साल की उम्र से जब से मौलाना साहब ने माँ और बाप की अहमियत का बताया था, वो दिन और जब तक माँ बाप ज़िंदा थे, कोई दिन ऐसे नहीं याद कि बिना बाप के पैर दबाए वो कभी सोने के लिए गया हो। अपनी शादी की रात भी उसने अब्बा के पाँव दबाए थे। वालिद साहब ने बहुत कहा कि अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार, बुरा लगेगा, क्या सोचेगी वो। गुलाम दीन कहने लगा कि उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे माँ बाप की मेरी नज़र में क्या अहमियत है। अगर आज मैंने आपको अहमियत ना दी तो वो कल आपको कहाँ पूछेगी। गुलाम दीन की बीवी भी सीधी सादी और नेक दिल इंसान थी। उसने भी सास ससुर की खिदमत में कोई कमी नहीं की थी, और कुछ गुलाम दीन ने भी उसे बड़े प्यार से ये बात समझा दी थी कि मेरे माँ बाप की बात कभी ना टालना। वक्त बड़ा अच्छा गुजर गया था। सीधे साधे लोग थे, इसलिए ज़्यादा चालाकी किसी को नहीं आती थी। नस्ल दर नस्ल यही होता रहा था कि बहू बेटा वालिदैन की खिदमत करते थे, और फिर ये सिलसिला आगे चलता जा रहा था। लेकिन गुलाम दीन को ऐसी खुशनसीबी ना मिली थी। इकलौता बेटा था, इसलिए बीवी ने कभी डांट डपट करने से नहीं दी। दादा दादी का लाडला था, इसलिए उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता। वो कभी बदतमीज़ी कर भी जाता तो उसकी गलती पर और उसकी बदतमीज़ी पर पर्दा डाल दिया जाता। ऐसे ही परवरिश पाकर गुलाम दीन का बेटा बड़ा हुआ था। बदतमीज़ी करने की उसकी आदत पक्की हो चुकी थी। अब तो माँ और बाप के साथ बदतमीज़ी से भी बात करता था। गुलाम दीन कभी प्यार से कभी डांट कर उसको मना करता तो वो अकड़ने लगता। दादा दादी कहते कि छोटा बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, लेकिन वो बच्चा सुधरने के बजाय बिगड़ता ही चला गया। दादा दादी उसकी हरकतें देखते देखते दुनिया से जा चुके थे। गुलाम दीन की ख्वाहिश थी कि अब वो बीए कर चुका है, या तो नौकरी ढूंढे या फिर मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाए। गुलाम दीन के कपड़े की दुकान थी, छोटा मोटा कारोबार था, इज्जत से रोटी कमा रहा था, लेकिन बेटे की दिलचस्पी ही दूसरी तरफ थी। वो आवारागर्द लड़कों के साथ घूमता फिरता था। कॉलेज से आता तो सीधा दोस्तों में चला जाता। माँ रोकती टोकती तो चिल्लाने लगता, कहने लगता कि मैं बच्चा हूँ जो घर पर बैठूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है। अपने अब्बा के साथ कारोबार हरगिज़ नहीं करूँगा। माँ ने कहा कि अगर कारोबार नहीं करना तो फिर नौकरी ढूंढो। गुलाम दीन के बेटे को ये अच्छा बहाना मिल गया। वो रोज़ अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़ता और अम्मा से 500 रुपये का नोट लेता और पूरा दिन आवारागर्दी करके शाम को वापस लौटता और कहता नौकरी नहीं मिली। सच तो ये था कि वो नौकरी ढूंढने जाता ही नहीं था, इधर उधर आवारा दोस्तों के में घूमता फिरता रहता था। और अब वो तो उसने जो हरकतें शुरू कर दी थी, मोहल्ले वाले उसी बुरी नज़र से
और नफ़रत भरी नज़रों से देखने लगे थे। वो लड़कों के साथ गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा हो जाता और कॉलेज से निकलने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और जुमलेबाजी कसना शुरू कर देता। गुलामदीन के होश उस वक्त उड़े जब मोहल्ले के 4-5 बुजुर्ग उसके दरवाजे पर आ गए। दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाया गया था। गुलामदीन ने ही दरवाज़ा खोला था। अब तक उसकी मोहल्ले में बड़ी इज्जत बनी हुई थी। वालिद के ज़माने का घर था, लेकिन था एक कमरे का। गुलामदीन का बेटा आंगन में ही सोता था, लेकिन गुलामदीन ने नई चारपाई बेटे को ख़रीद कर दी थी। माँ ने अपने जहेज़ का नर्म गर्म बिस्तर इस पर बिछाया था, मोटी रज़ाई उसको दी थी। सर्दियों के मौसम में वो बेटे का बड़ा ख्याल रखती थीं। रात को गर्म दूध पिलाए बगैर सुलाती न थीं। सुबह सुबह उठते ही साथ ही बादाम वो उसे खाने को देती और कहती कि दिमाग तेज़ होगा, अल्लाह तुझे कामयाब करे, बस अच्छी सी नौकरी ढूंढ। मगर बेटे ने जो कारनामा अंजाम दिया था, दोनों मियाँ बीवी शर्म से सर नहीं उठा पा रहे थे। उनकी नज़रें तो जैसे ज़मीन पर धंस गई थी। सारे मोहल्ले के बुज़ुर्गों को देखकर गुलामदीन ने उन्हें अंदर आने की दावत दी, लेकिन वो नहीं आए। कहने लगे कि हम तुम्हारे वालिद की बड़ी इज्जत करते थे और तुमने भी आज तक शर्म हया से ही काम लिया है। हमें नहीं याद पड़ता कि तुमने कभी नज़रें भी उठाई हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो ना जाने किस पर चला गया है। मेरी बेटी को आज उसने कॉलेज से आते हुए छेड़ा है। दूसरा कहने लगा, वो छत पर खड़ा होकर मेरी बेटी को सीटियाँ मारता है। एक शख्स कहने लगा, बेहूदगी सी लड़कियों को देखकर आंखें मारता है। भला ये कोई शरीफ लड़कों वाली हरकतें हैं? ये सुनकर तो गुलामदीन का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से तमतमाया था। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा न था कि बेटा इस हद तक बिगड़ जाएगा। बेटे ने जब मोहल्लेदारों को अपने दरवाजे पर देखा और ये सुना कि वो इसकी शिकायतें लगा रहे हैं, तो फ़ौरन कमरे में जाकर छुप गया। गुलामदीन ने हाथ जोड़कर उनके सामने अपने बेटे की गलती की माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इसे नहीं सुधारा तो हम तुम्हें इसे मोहल्ले से निकाल देंगे। ये शरीफों का मोहल्ला है। गुलामदीन की बीवी अपनी जगह परेशान खड़ी थी। बेटे की हरकतें सुनकर तो उसे भी गुस्सा आने लगा। दरवाज़ा बंद करते ही गुलामदीन ने बड़े गुस्से से बेटे को पुकारा था, लेकिन वो बेशर्म दरवाज़ा खोले बाप के सामने खड़ा हो गया और आंखों में आंखें डाले पूछने लगा कि क्यों शोर मचा रखा है आपने। गुलामदीन ने कहा कि तुम ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो। वो कहने लगा कि आपको नज़र नहीं आता कि मेरी शादी की उम्र हो गई है। अगर आप मेरी शादी की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो मुझे तो ये सब करना ही पड़ेगा। बड़ी बदतमीज़ी से उसने बात कही थी। माँ बाप की शर्म तो जैसे उसकी आंखों में थी ही नहीं। गुलामदीन का तो गुस्से से बुरा हाल था। एक थप्पड़ उसने बेटे के मुंह पर मारा था। कहने लगा कि खाली हाथ कोई अपनी बेटी तुझे नहीं देगा, समझा। पहले कुछ कमाने तो लग जा, फिर तेरा कहीं रिश्ता लेकर जाएंगे। और अगर मुझे तुम्हारी शिकायत दोबारा मिली तो फिर देखो तुम्हारा मैं क्या हश्र करता हूँ। गुलामदीन को अंदाज़ा तक न था कि बेटा उसकी इस बात का उसे ऐसा जवाब देगा कि वो मुँह छुपाने पर मजबूर हो जाएगा। उसी रात बेटा जब घर लौटा तो अकेला नहीं लौटा था। एक लड़की भी साथ थी जो उसकी तरह आवारा और बदतमीज़ लग रही थी। दुल्हन का लाल जोड़ा पहने मुंह में च्युइंगम चबा रही थी। गुलामदीन और उसकी बीवी तो ये देखकर हैरान रह गए थे। बेटे ने कहा कि ये मेरी बीवी है। आपने कहा था ना खाली जेब मुझे कोई लड़की नहीं देगा, इसलिए मैं लड़की खुद ले आया हूँ। मैंने इससे निकाह कर लिया और ये आपकी बहू है। गुलामदीन और उसकी बीवी तो उस लड़की को देखकर ही घबरा कर रह गए थे। माँ कहने लगी, कमबख्त मारे, किसकी बच्ची को घर ले आया है? इसके माँ बाप तो परेशान हो रहे होंगे। किसने कहा था इतना बड़ा कदम उठाने को? वो कहने लगा, बेफिक्र रहो अम्मा, इसका कोई घर नहीं है। ये तो अपने कोठे से भाग कर आई है। मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैं इसका नाच कोठे पे देखने जाता था। मेरी खातिर इसने ये कदम उठाया और इसको ज़रा परवाह नहीं है कि मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, ये यहाँ रह लेगी। ये सुनना था कि गुलामदीन की बीवी तो चकरा कर चारपाई पर ही बैठ गईं। एक बच्चलन औरत को घर ले आया था जो कि कोठे पर बैठती थी। मोहल्ले वाले तो उनका जीना दूभर कर देंगे अगर ये बात उन्हें मालूम हो गई। गुलामदीन ने कहा कि मेरे घर से बाहर निकलो, मैं न तुम्हें रखूँगा न इस लड़की को, जहाँ चाहे चले जाओ। लेकिन उसकी बीवी हाथ जोड़ कर रोने लगी। कहने लगी, एक ही तो बेटा है, इसकी गलती को माफ़ कर दो, लेकिन किसी को ये न बताना कि ये लड़की कोठे से आई है। हम यही कहेंगे कि लोगों की बातों की वजह से हमने रातों रात अपने बेटे का सादगी से निकाह कर दिया है और ये लड़की किसी गांव से लेकर आए हैं। गुलामदीन इस बात पर राज़ी न था, लेकिन बीवी ने मिन्नतें करके उसे मना ही लिया था। सारी रात गुलामदीन और उसकी बीवी सो नहीं सके थे। इन्हें तो अपनी बहू का वो पहला अंदाज़ ही नहीं भूल रहा था जब वो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ इन्हें देख रही थी। जैसे तैसे वो रात गुजरी। क्योंकि घर में एक ही कमरा था, इसलिए दोनों मियाँ बीवी आज रात भर आंगन में ही सोए थे। सुबह हुई तो इमरान कमरे से बाहर निकला।
देखा कि माँ अभी तक सो रही हैं, आकर चारपाई को ठोकर मारी और कहने लगा, अम्मा तू अभी तक सो रही है? तेरी नई नवेली बहू आई है, उसे भूख लगी है, उठ और अच्छा सा नाश्ता बना। गुलाम दीन और उसकी बीवी हड़बड़ा कर उठ बैठे थे। बेटा सर पर खड़ा था और फरमाइश करने लगा कि अभी भी नाश्ते में लच्छेदार पराठे, मक्खन और साथ चाय लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि उसका इस घर में पहला नाश्ता बड़ा ही लजीज हो। गुलाम दीन ने जब ये सुना तो माथे पर बल डाले बेटे को देखने लगा और फिर उससे बोला कि शुक्र मनाओ कि तुम्हें यहाँ पर घर में रहने की इजाज़त मिली है। ये किस तरह से तुम बात कर रहे हो? ये सब कुछ जाकर बाहर से लेकर आओ। खबरदार, जो अपनी माँ के साथ दोबारा इस टोन में बात भी की तो। सुबह सुबह घर में झगड़ा शुरू हो चुका था। इमरान कहने लगा, मेरे पास अगर पैसे होते तो तुम लोगों को कहने की ज़रूरत ही न पड़ती, मैं खुद जाकर ले आता। बेहतर है उठ जाओ और उसके उठने से पहले ये सारा नाश्ता लेकर आओ। उसने तो ढिठाई की हद ही पार कर दी थी। गुलाम दीन की बीवी ने उसे चुप करवा दिया और कहने लगी कि फसाद मत करो, आस पड़ोस के लोगों तक बात पहुंची तो क्या कहेंगे। तुम जाओ और जाकर ये सारा नाश्ता ले आओ। गुलाम दीन ना चाहते हुए भी उठा और वो सारा नाश्ता बाहर से ले आया था। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल चुकी थी कि इमरान ने रातों रात किसी लड़की से शादी कर ली है। गांव की औरतें बड़ी हैरान हुई, कहने लगी कि ये क्या है, हमने तो सोचा था कि गुलाम दीन और उसकी बीवी जब अपने इकलौते बेटे की शादी करेंगे तो पूरे गाँव वालों को बुलाएंगे। आखिरकार औरतें गुलाम दीन के घर चली आईं। उस वक्त गुलाम दीन की बीवी झाड़ू लगा रही थी। वो औरतें अंदर आईं और पहले तो गुलाम दीन की बीवी से नाराज़गी का इजहार करने लगीं, फिर कहने लगी कि कहाँ है तुम्हारी वो चांद सी बहू जिसे ब्याह कर लाई हो और हमें बुलाया भी नहीं। गुलाम दीन की बीवी थोड़ी हिचकिचाई थी, अब उन्हें क्या कहती। उसने वहीं आंगन में ही चारपाई पर बिठाया और बहू को आवाज़ देने लगी। वो कितनी आवाज़ें दे चुकी थी मगर उसने जवाब नहीं दिया। जब चौथी बार गुलाम दीन की बीवी ने आवाज़ दी तो कमरे से आवाज़ आई, क्या मौत पड़ गई है? आ रही हूँ ना। तुम तो यूँ चीखती चली जा रही हो जैसे बाहर कोई भूचाल आ गया हो। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगीं। जब वो बाहर आई और उसका बोलने का ढंग देखा तो औरतें गुलाम दीन की बीवी से कहने लगी, ये किस बिरादरी की है, कहाँ से उठा कर लाई हो? मुझे तो इसके लक्षण अभी से ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि गुलाम दीन की बीवी कुछ बोलती, उसकी बहू ने उनकी खूब बेइज्जती करना शुरू कर दी। कहने लगी कि खबरदार, जो दोबारा मेरे घर में कदम भी रखा, अगली बार अगर मुंह उठाकर आई तो मुंह तोड़कर रख दूंगी तुम लोगों का। वो औरतें तो अपनी बेइज्जती करवा कर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती बातें सुनाती घर से जा चुकी थीं। फिर क्या था, इन औरतें ने पूरे गांव में बात फैला दी कि गुलाम दीन की बहू तो बहुत ही बदतमीज़ और बुरे अखलाक की है। ये बात गुलाम दीन और उसकी बीवी के दिल पर बहुत बुरी तरह से असर हुई थी। एक रात गुलाम दीन की बीवी ऐसी सोई कि दोबारा उठ ना सकी। मौसम काफ़ी बदल चुका था, ठंड भी हो चुकी थी। उस रात गुलाम दीन की बीवी को दिल में बहुत दर्द हो रहा था। बीवी के आने से तो बेटे में रही सही तमीज़ भी ख़त्म हो चुकी थी। वो अपनी बीवी की ही बात माना करता, वो कहती तो उठता, वो कहती तो बैठ जाता, वरना उसकी इजाज़त के बगैर तो जैसे उसने सांस लेना ही भी छोड़ दिया था। इमरान घर आया तो उसकी माँ उसकी बीवी की शिकायतें करने लगी कि इसने कैसे पूरे गांव के सामने उनकी बेइज्जती करवा कर रख दी थी। लोग उन पर थू थू करने लगे थे, मगर इमरान अपनी माँ को ही झड़कने लगा, धक्का देकर कहने लगा, गांव वालों का तो यही काम है। अब मेरा घर बस रहा है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी रहने दो, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दोनों इस घर से चले जाओ। मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। बेटे के मुंह से बात सुनकर दिल पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि उसी रात वो मर गई। सुबह गुलाम दीन अपनी बीवी को उठाने लगा मगर वो ना उठी। उसे बेहोश जानकर डॉक्टर के पास ले गया, मगर डॉक्टर ने कहा कि इनकी मौत को तो 5 घंटे हो चुके हैं। माँ की मौत पर भी इमरान को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए वो अपनी माँ के जनाजे में भी सिर्फ उसने इसलिए शिरकत की थी कि गांव वाले बातें न बना सकें। गुलाम दीन अकेला रह चुका था। वो बेटे से अगर कुछ कहता तो बहू और बेटा दोनों ही उनसे लड़ने लगते। इमरान अभी तक कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि दुकान पर जाता और जो पैसे होते वहीं उठाकर घर ले आता, मगर कोई काम नहीं करता था। इस बात पर भी गुलाम दीन ने कहा कि मेरी सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही, अगर तुम चाहो तो ये कारोबार संभाल लो और फिर जितनी मर्जी पैसे लेते जाओ। मगर इमरान तो आवारा लड़का था। 2-3 महीने तक तो ये सब कुछ चलता रहा। सुबह इमरान के जाने के बाद उसकी बीवी खूब सवर कर कहीं जाने लगी। गुलाम दीन ने जब देखा तो सवाल करने लगा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो? किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं ला कर देता हूँ। मगर वो फ़ौरन चेहरे पर सख्ती सजाए कहने लगी, मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे मतलब, आइंदा मुझे यूँ मत टोकना, वरना अच्छा नहीं होगा। गुलाम दीन खामोश हो चुका था क्योंकि उसका यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। पूरे मोहल्ले में उनकी बदनामी हो चुकी थी।
हर कोई उनकी बहू और बेटे के बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। एक बार फिर गांव के लोग शिकायत लेकर गुलामदीन के घर आए और कहने लगे कि तुम्हारा बेटा किस कदर बदकिरदार और घटिया है। शादी हो चुकी है, बीवी वाला है, मगर इसके बावजूद हमारी बहू बेटियों पर गलत नज़र रख रहा है, उन्हें छेड़ता है और जुमले कसता है। ये खबर सुनकर गुलामदीन शर्मिंदगी से सर झुका हुआ था। वो लोग कहने लगे कि हम आपको आखिरी बार खबरदार करने आए हैं। इसके बाद अगर कुछ हुआ तो हम गांव की पंचायत बिठाकर आपको यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि हमें ऐसे बेशर्म लोग इस गांव में नहीं चाहिए जिनसे हमारी बहू बेटियों को खतरा हो। गुलामदीन ने सोचा कि यह खबर जाकर उसकी बीवी को बताएगा। हो सकता है बीवी जब ये बात सुने तो वो उसे समझाए, डांटे या नाराज़ हो तो वो ये सब करना छोड़ देगा। आखिर दोनों ने पसंद की जो शादी की थी। ये सोचकर गुलामदीन सीधा बहू के कमरे में चला आया और जो कुछ मोहल्ले वालों ने बताकर गए थे उसने सब कुछ बहू को बता दिया। बहू ने जब ये सुना तो बिस्तर से उठी, कमर पर हाथ बांधे ससुर के पास आई और आकर कहने लगी कि अगर वो ऐसा करता है तो इसमें गलत क्या है। जवान जहान लड़का है और वैसे भी हैंडसम है। वो औरतें खुद ही मेरे शौहर पर लट्टू हुई फिरती हैं, खुद ही इशारे करती हैं, जब पकड़ी जाएं तो सारा इल्ज़ाम मेरे शौहर पर लगा देती हैं। आपको इससे मसला ही क्या है? अगली बार जब वो लोग आएँ तो मेरे पास भेजना, मैं भी उनकी बेटियों बहनों पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाऊं कि दोबारा वो बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगी। गुलामदीन ने जब ये सुना तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल चुकी थी। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी औलाद ऐसी निकलेगी। उसकी बहू अभी भी कोठे पर जाया करती थी। गुलामदीन के बेटे को इससे कोई मसला न था। वही इमरान भी अपनी आवारागर्दी में मसरूफ़ था। दोनों ने एक दूसरे को आज़ाद कर रखा था। जबकि गुलामदीन ये सोच सोचकर बीमार रहने लगा। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं, मगर उसके पास एक पतली सी चादर के अलावा कुछ भी न था। सारी सारी रात वो ठंड से कपकपाते रहा। उस दिन बहुत बारिश हुई थी। घर में कमरा भी एक था। अब इतनी आमदनी भी ना थी कि वो एक अलग कमरा बनाकर उसमें रहने लगता। सब कुछ उसके बेटे के हाथ में जा चुका था। सर्दी से कपकपाते हुए उसका जिस्म कांपने लगा था। इसलिए रात को दरवाज़ा खटखटाकर इमरान से कंबल मांगा, मगर उसने देने से इनकार कर दिया। कहने लगा, ये चीज़ें इतनी फालतू नहीं जो बाहर सर्दी में तुम्हें ओढ़ने के लिए दे दें। खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो बिला वजह ये मखमली कंबल ख़राब हो जाएगा। ये बात जब गुलामदीन ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो ये दुआ करने लगा कि जल्द से जल्द उसे मौत आ जाए, और अब वो और सहना उसके लिए मुश्किल था। अगले ही दिन वो अपनी पड़ोसन के पास गया और उससे कंबल मांगा। वो भी गुलामदीन की शराफत और मजबूरी से वाकिफ़ थी, इसलिए नया कंबल निकाल कर उसे दे दिया ताकि वो रात को ओढ़कर सो सके। उस रात गुलामदीन को सुकून की नींद आई थी, मगर सुबह जब गुलामदीन के बेटे और बहू ने उस पर वो कंबल ओढ़ा देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गए। बहू कहने लगी कि देख लो, तुम्हारा बाप जाने किससे कंबल मांग कर ले आया है। ये कंबल तो इस घर में मौजूद ही नहीं था। ये पूरे गांव में हमारी बेइज्जती करवा रहा है। हर एक को जाकर इसने ये भी बताया होगा कि हम इसका ख्याल नहीं रखते। इमरान ने जब ये सुना तो आग बबूला हो गया। बाप को उठाया और धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगा। कहने लगा कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मेरी बीवी के बारे में लोग अब तरह तरह की बातें करेंगे। गुलामदीन फट पड़ा था। कहने लगा कि ये मेरा घर है, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले? तुम अपनी इस बीवी को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैंने कुछ गलत नहीं बताया, जो भी कहा होगा सच ही कहा होगा। मगर गुलामदीन जैसा कमज़ोर और लाचार इंसान भला जवान बेटे के आगे कहाँ खड़ा रह सकता था। बेटे ने धक्के मारकर बाप को घर से निकाला और दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। कितनी ही देर गुलामदीन दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर बेटे ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर थक हार कर गुलामदीन वहीं बाहर बैठ गया और कहने लगा कि तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है बहुत जल्द तुम उस पर पछताओगे। अभी गुलामदीन घर से निकले थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इमरान की बीवी कहने लगी कि बाप से घर तो अपने नाम करवा लेते, अगर उसने गुस्से में आकर किसी को दे दिया तो फिर क्या बनेगा। इमरान ने सोचा कि क्यों ना बाप को बहला फुसलाकर माफ़ी मांग कर घर के अंदर लाया जाए और ये सब कुछ अपने नाम करवा लिया जाए। मगर जब उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो उसका बाप वहाँ पर मौजूद ही ना था। उसने फिर अपने बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की। गांव के हर घर का दरवाज़ा खटखटाया, मगर वो वहाँ नहीं था। गुलामदीन ओल्ड एज होम जा चुका था और उसने अपनी आखिरी सांस तक वहीं रहने का सोचा था। वहीं इमरान का कारोबार कुछ महीने में ठप होकर रह गया। इमरान उसकी बीवी में बहुत लड़ाई होने लगी थी। कोई भी उसे उधार देने को तैयार न था। आखिरकार इस घर को बेचकर कर्ज उतारना पड़ा और भूख और तंगी देखकर उसकी बीवी उसे छोड़कर वापस कोठे पर जा चुकी थी, जबकि वो दर दर भटकने के लिए रह गया। जब लोगों ने इसे धुतकारा तब इसे एहसास हुआ था कि वो किस कदर गलती पर था।
जब तक माँ बाप थे कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था, मगर ये पछतावा तो अब सारी ज़िंदगी इसके साथ रहने वाला था।